हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रैक एग्जाम। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं अंकित साहू, असिस्टेंट सिंगर, मुंबई में कल्याण जंक्शन पर कार्यरत हूँ। 3 साल मुझे कंप्लीट हो चुके हैं रेलवे ग्रुप डी में। तो जिन भी भाइयों ने, जिन भी लोगों ने रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भरा है, वो कैसे इस एग्ज़ाम को एक बार में क्रैक कर सकते हैं, एक बार में निकाल सकते हैं, उसके लिए हम इस वीडियो में बात करेंगे। क्या परफेक्ट स्ट्रेटजी रहेगी, क्योंकि मैंने लगभग मैंने 3 बार इसका एग्ज़ाम दिया है ना। जॉब के बाद भी मैंने एक बार अभी अपने जॉब से फॉर्म भरा था और एग्ज़ाम इस बार दिया है। देखो क्या रहता है उसका रिजल्ट, है ना। तो जब मैंने पहली बार 2018 वाला फॉर्म भरा था, तो उसमें मेरा फाइनल में 2 मार्क्स रह गया था। फिजिकल के लिए जो कट ऑफ आया था उसमें 2 मार्क्स कम रह गया था। उसके बाद मैंने एनालाइज़ किया क्या मेरी गलती रही और क्या मैं इसमें अच्छा कर सकता हूँ। उस सब के बाद मैंने जो अगली बार 2019 वाला फॉर्म भरा था, जो कि 2022 में हुआ था एग्ज़ाम, और उसी में मेरा बाद में फिर ज्वाइनिंग हुआ। तो उस एग्ज़ाम में मेरा कट ऑफ से 20 मार्क्स ज़्यादा रहा और फाइनल मेरिट में भी मैं 10 नंबर ज़्यादा रहा उसमें कट ऑफ से। तो कैसे आप इसको एक बार में निकाल सकते हैं, क्या इसकी रणनीति होनी चाहिए, वो सब हम इस वीडियो में देखेंगे। कौन कौन सी बुक आपको फॉलो करना चाहिए और किस तरीके से पढ़ना चाहिए, वो सभी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो प्लीज़ चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बने रहिए हमारे साथ। देखते हैं, तो आइए शुरू करते हैं। क्या क्या आपको पढ़ने की ज़रूरत है, क्या बुक लिस्ट रहनी चाहिए। तो सबसे पहले ये रहा हमारा YTC यूथ कंपटीशन का मैथ, जिसमें पिछले सालों के सभी 5-6 सालों के क्वेश्चंस दिए हुए हैं। और ये रहा साइंस का, और इसके अलावा ये है साइंस की NCERT, ये 10th क्लास की है। उसके बाद ये 7th क्लास की है ना। और ये 6th क्लास की है, ये 9th क्लास की NCERT है साइंस की। और इसके बाद ये 8th क्लास से लेके 6 से लेके 10th क्लास तक की साइंस की NCERT है। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं अपन इसका सिलेबस की क्या सिलेबस है। तो आपको बता दूँ, इसमें आता है मैथ, आता है अपना कितने नंबर का मैथ आता है, रीजनिंग आएगा, उसके बाद में साइंस आएगा, जनरल साइंस, इसके बाद में जनरल अवेयरनेस है ना, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर। ओके, ये नंबर कितने कितने नंबर का आएगा तो आपको बता दूँ 20 नंबर का। जो साइंस मैथ अपना आएगा कितना, 25 नंबर का, रीजनिंग आएगा अपना 30 नंबर का, साइंस आएगा 25 नंबर का, और करंट अफेयर आएगा 20 नंबर का, और अवेयरनेस है ना। जीके भी थोड़ा इसमें देते हैं कभी कभी 2-4 नंबर का। बाकी करंट अफेयर पर बेसिक क्वेश्चन रहते हैं, और यदि जीके जीएस आता भी है तो ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट आते हैं, आर्टिकल वगैरह। तो सब अपन देखेंगे। सबसे पहले आपको बता दूं, ये टोटल अपना हो गया 30, 20, 50 और 25, 25, 50, 100, टोटल 100 नंबर अपना ये हो गया इस तरीके से। तो इसमें जो मैथ जरूरी है, आप देख सकते हैं मैथ रीजनिंग सब लोग कर लेंगे अपने तरीके से। जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है वो मैथ रीजनिंग तो कर ही लेते हैं। उसके अलावा करंट अफेयर भी अभी आराम से हो जाता है अपना यूट्यूब वगैरह से। मेन इसमें अभी साइंस है, तो साइंस के लिए मैं बताता हूँ आपको कि साइंस आपका 25 नंबर का आएगा। तो मैं अपना बताऊँ, मैं 3 बार एग्ज़ाम दे चुका हूँ, जिसमें पहली बार मैं दिया था 2018 वाला एग्ज़ाम, जो कि मैं 2 मार्क्स से रह गया था मेरा। उसके बाद फिर मैंने 2019 वाला एग्ज़ाम दिया था, जो कि 2022 में हुआ, और 2022 में हुआ तो उसमें मेरे कट ऑफ से 20 नंबर ज़्यादा थे, है ना। जो अपना रनिंग वाला कट ऑफ आता ना, ये फिजिकल के लिए, उसमें 20 मार्क्स ज़्यादा थे, और जब फाइनल कट ऑफ आया था तो 10 नंबर इंक्रीज़ हो गया था, क्योंकि इतने गुना कैंडिडेट लेते हैं और बहुत ज़्यादा संख्या में वैकेंसी वगैरह भी थी, और उसके अलावा लोग पास भी फिजिकल किए थे बहुत ज़्यादा संख्या में, तो 10 नंबर उससे भी बढ़ गया था। तो फिर भी मेरा 10 नंबर फाइनल कट ऑफ से ज़्यादा ही था, है ना। जो कि 2023 में मेरा ज्वाइनिंग हुआ, 2023 में, और अभी मुझे 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं। 2026 में, जून 2026 में 3 साल हो चुके हैं। उसके बाद भी मैं जॉब करते हुए 2024 वाला एग्ज़ाम हुआ है अभी, उसको दिया था, जो कि कोर्ट के सभी चल रहा है तेलंगाना हाई कोर्ट में। वो सब कंप्लीट होने हो गया है अभी, है ना। और उसका अभी CCA वाला भी ये सब क्लियर हुआ है। तो उसके बाद अभी इसका रिजल्ट इसी वीक आने वाला है, तो जिसमें मेरा 75 मार्क्स आ रहा है। ओके, 75 मार्क्स आ रहा है विदाउट नॉर्मलाइजेशन। यदि बढ़ेगा तो ये 80 के आसपास हो जाएगा अपना। बाकी देखते हैं क्या होता है। तो मैंने जब 2018 वाला एग्ज़ाम दिया तो मुझे 2 मार्क्स कम रहा उसमें, है ना। उम्मीद थी कि हो जाएगा, लेकिन उस टाइम पे नहीं हुआ था। फिर मैं एनालाइज़ किया कि क्या मेरी गलती रही, तो मैं मैथ रीजनिंग में और जो है करंट अफेयर में ठीक ठाक किया था, लेकिन मेरा मेन जो गलती हुआ था साइंस में। साइंस में मैं पढ़ा था, एक स्पीडी का बुक है, उसको पूरी तरीके से पढ़ लिया था, और मुझे लगा कि फिर ठीक है इसमें बनेगा बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी स्पीडी से 2-4 ही क्वेश्चन बन पाए थे, क्योंकि जो क्वेश्चन थे वो पूरे NCERT बेस्ड आए थे। और फिर मैं उसको बहुत अच्छे से एनालाइज़ किया, और मुझे पता चला कि ये 2018-19 में मुझे पता चला फिर एग्ज़ाम देने के बाद कि जो भी साइंस में क्वेश्चन पूछते हैं वो सभी NCERT में एक एक वर्ड से, एग्जाम्पल वगैरह से, उसी से क्वेश्चन आते हैं। तो मैं समझ गया कि यदि एग्ज़ाम निकालना है तो ये साइंस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर थी उसमें। तो फिर मैंने क्या किया कि 6वीं क्लास से लेकर 6th क्लास से लेकर 6th, फिर उसके बाद में 7th, फिर 8th, फिर 9th और फिर 10th, इन 5 बुक्स को 1, 2, 3, 4, 5 पाँचों बुक्स को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा, एक एग्जाम्पल से उनको हाईलाइट किया सभी को। और उसके बाद में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट थे उनको हाईलाइट करते हुए उसको बार बार हमने कम से कम 3 बार NCERT बुक्स को, इन सभी को कम से कम 3 बार इनको कंप्लीट किया। ओके,
तो इस तरीके से मैं साइंस में बहुत अच्छे से कर पाया और उसी वजह से फिर मैंने टेक्नीशियन का भी अभी लास्ट ईयर एग्ज़ाम दिया था। तो टेक्नीशियन में मेरा जो मार्क्स आप देख सकते जो आया था, ओके, जो टेक्नीशियन में मेरा मार्क्स आया था ना वो 87 मार्क्स आया था और मेरे मुंबई जोन की कट ऑफ जो गई थी 89 गई थी, तो 2 नंबर से मैं उसमें रह गया था। हालांकि जॉब करते हुए ये सब बहुत मुश्किल रहता है, क्योंकि मैं उस टाइम पे करंट अफेयर बिल्कुल नहीं पढ़ा था और अब करंट अफेयर पूरा 10 का 10 नंबर का करंट अफेयर आया था टेक्नीशियन में, ओके, टेक्नीशियन में। इसकी वजह से मैं यदि करंट अफेयर भी पढ़ लेता यदि 2-5 नंबर का, तो मेरा उसमें कन्फर्म था, है ना। हालांकि जॉब करते हुए ये सब इतना नहीं पढ़ पाते, फिर भी मैं कोशिश किया। तो उसके अलावा मैं बात करूँ तो ये 6वीं क्लास से आपको बताता हूँ मेरी NCERT। मेन जो लोग बोलते हैं क्वेश्चन जो आता है 8 जो 9th और 10th क्लास से क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये देखो आप 6वीं क्लास की बहुत पुरानी बुक्स हो गई हैं, जो मैंने देखो एक एक खुद हाईलाइट करके उसको, है ना, जो इम्पोर्टेंट है बाकी सब पढ़ाओ, जो इम्पोर्टेंट है जैसे आप देख सकते हैं ये पोषक तत्वों में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण इंपॉर्टेंट है, रूपछांस और जल भी शामिल है, और इसमें आयोडीन, इसमें प्रोटीन वगैरह का परीक्षण, कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण करते हैं, ये सब है इस तरीके से। और भी आगे आपको दिखा दूँ ये कैसे कौन कौन सी विधियों से आप इनको पृथक्करण कर सकते हैं पदार्थों को, फिर है ना ये सब निष्पावन, निस्यंदन, फिल्ट्रेशन, ये सब है ना। इसके अलावा भौतिक रासायनिक परिवर्तन हो गया। 6th क्लास में लोगों को लगता है कि कुछ है ना 9th और 10th बस जरूरी है, लेकिन 6th क्लास में भी आप देख सकते हैं कितना सब दे के रखा है उन्होंने। ये पुंख केसर, स्त्री केसर, है ना, इसके बारे में दे रखा है। पुष्पों की अपने शरीर की गति के बारे में दे रखा है, कौन कौन सी संधियाँ होती हैं, कैसे अपना शरीर गति करता है पेशियों में, पेशियों की वजह से, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उपास्थि के बारे में बताया, तो ये 6वीं क्लास में सोच सकते हैं आप, इतना सब बता के रखा है। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताया है। तो जो बेसिक चीज़ें हैं जैसे 6वीं क्लास में बता के रखा है। उसके अलावा आपको दिखाऊँ मैं 7th क्लास की बुक, ओके, ये है अपनी 7th क्लास की बुक, जिसमें आप देख सकते हैं कि 7th क्लास में ये सभी अपने चैप्टर हैं, जिसमें आप देख सकते हैं पादपों में पोषण, प्राणियों में पोषण, ऊष्मा, अम्ल, क्षार, लवण, है ना, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, जीवों में श्वसन, ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं खुद, है ना, सर्च करके। तो ये अपनी 7th क्लास की बुक है, जिसमें आप देख सकते हैं इसमें भी बहुत कुछ दे के रखा है। ये देख सकते हैं घटपणी वगैरह, प्राणियों में पोषण कौन कौन सी विधियों से होता है, कहाँ कहाँ से अपना जो है भोजन अपने बॉडी से गुजरता है और कैसे उसका कहाँ कहाँ पे पाचन होता है, ऊष्मा के बारे में दे के रखा है ना। उसके बाद में अम्ल, क्षार, लवण के बारे में तो देख सकते हैं। 6वीं जब हमने ये पढ़ा ना तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को इसमें दिया है। ये 7th क्लास की बुक थी। और इसके अलावा आगे भी आप देख सकते हैं यहाँ से कितने सारे क्वेश्चन आते हैं मिरर और लेंस से, इतने आसान तरीके से इसको इतने अच्छे एग्जाम्पल्स दे के बताया हुआ है ना। तो बहुत इंटरेस्ट आपको लोगे तो बहुत मज़ा भी आएगा इसको पढ़ने में। अपनी 7th क्लास की हो गई। उसके अलावा 8th क्लास की बात की जाए, ये अपनी 8th क्लास की NCERT है ना, साइंस की, बहुत पुरानी हो चुकी है, ये सब मैं पढ़ा हूँ। ये देखो फसल के बारे में देख रखा है, यहाँ से नहीं उतना ज़्यादा आता, लेकिन यहाँ से देखिए आप, ये सूक्ष्म जीव, मित्र, शत्रु, जिसमें आप देख सकते हैं क्या आते हैं, जीवाणु, विषाणु, ये सब के बारे में आपको मिलेगा देखने को। ये रेशम से कैसे वस्त्र बनाया जाता है उसके बारे में दिया है ना। पेट्रोलियम वगैरह दे के रखा है। दहन ज्वाला, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आता है। आप देख सकते हैं कि मैग्नीशियम के दहन वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, सफ़ेद ज्वाला में जलता है, ये यहीं से पूछा जाता है। इसको जलने के बाद बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन की, कि जलता किस कलर से है, इसके अलावा कैसे इसका रिएक्शन होता है और रिएक्शन के बाद में क्या बनता है, ओके, ये सबसे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आप ये सब बहुत अच्छे से पढ़ना चाहते तो मैं पढ़ा सकता हूँ। देखो मैंने खुद इसको एक एक हाईलाइट करके जो इम्पोर्टेंट है वो सब करके रखा है। ये अपना 8th क्लास का बुक है ना, 8th क्लास का साइंस का बुक है। और भी आप देख सकते हैं ये ध्वनि के बारे में भी बहुत क्वेश्चन आता है, आवृत्ति, आयाम, है ना, तीव्रता, तीक्ष्णता, ये सब, ये की प्रबलता, इन सब के बारे में, है ना। इसके अलावा आप देख सकते हैं रासायनिक परिवर्तन के बारे में, गैल्वेनाइजेशन वगैरह हो गया, मिश्र धातुएं बनाई जाती है, इसके बारे में हो गया, है ना। ये यहाँ से प्रकाश से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। और ये आप देख सकते हैं रेटिना, आँख वगैरह दिया है। ये हो गया अपना प्रकाश, जिसमें आप दर्पण, है ना, लेंस और ये सब पढ़ेंगे। नियमित, अनियमित, अनियमित परावर्तन, यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन, जब पहली बार मैं एग्जाम दिया था इससे क्वेश्चन आया था कि ये नियमित और अनियमित परावर्तन में कैसी किरणें जाती हैं। देख सकते हैं नियमित परावर्तन में समानांतर किरणें जाती हैं, परावर्तन के क्वेश्चन ये सब अपन पढ़े हैं, है ना, पिछले साल के जो है क्वेश्चन पेपर्स को एनालिसिस करके। इसके अलावा ये आप 9th क्लास की बुक देख सकते हैं। 9th क्लास की बुक, मेन क्वेश्चन जो आते हैं 9th और 10th क्लास से आते हैं। अब देखिए शुरू करते हैं इधर से, थोड़ा एक बार आप यदि देखना चाहते हो तो देखिए, अच्छे से देखो। तो इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। देखो ये 9th का फर्स्ट चैप्टर है, जिसमें आप देख सकते हैं अपने आसपास के जो पदार्थ हैं तो उनकी अवस्थाएं अपन पढ़ते हैं, है ना, कौन कौन से ठोस, द्रव, गैस में होते हैं, कैसे वो एक दूसरे में, ठोस से द्रव से गैस में, और ये वाष्पीकरण, इसकी गुप्त ऊष्मा, और ये कितनी अवस्थाएं होती है पदार्थ की, ये सब अपन इसमें पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे। उसके अलावा हम पढ़ेंगे अगले चैप्टर में कि पदार्थ शुद्ध है या अशुद्ध है ना। तो तत्व यौगिक मिश्रण के बारे में आपने पढ़ा होगा। ये कोलाइड विलयन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, कोलाइड विलयन, निलंबन। तो ये सभी फैक्ट NCERT से हूबहू बिल्कुल सेम टू सेम पूछे जाते हैं। ये आप तत्व के बारे में पढ़ेंगे। ये देखिए पदार्थ होते हैं, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ होते हैं, जिसमें मिश्रण होता है। तत्व यौगिक शुद्ध पदार्थ होते हैं और मिश्रण में समांगी विषमांगी मिश्रण होता है, ये सभी दिए हैं। उसके अलावा आगे आप देख सकते हैं ये अपना परमाणु एवं अणु आ गया। तो परमाणु के बारे में आपको देखिए सिद्धांत शुरू में परमाणु के आय, स्थिर अनुपात का, ओके, ये सभी नियम वगैरह दिए हैं।
किसने दिया, क्या निगम में उसमें बारे में क्या कहा है। उसके बाद में अणु के बारे में देख सकते हैं कि संयोजकता संयोजकता ओके, कैसे परमाणु, जैसे कैसे तत्व से अणु परमाणु बनते हैं, परमाणु बनते हैं, अणु बनते हैं, अवोगैड्रो संख्या, ये सब अपना 9th क्लास या NCERT में है। और इसके बाद तो बहुत ज़्यादा है साइंस का सिलेबस। पढ़ने में यदि आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपको बहुत हो सकता है दिक्कत, लेकिन यदि आप एक बार भी अच्छे से पढ़ लोगे उसके बाद आपको कभी भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। जब भी आप एग्ज़ाम दोगे और जिसमें भी आपका साइंस वगैरह पूछी जाएगी उसको आप आसानी से कर सकते हो। ओके, ये ध्वनि के बारे में देख के रखा है, तो एक बार अच्छे से कर लीजिए, फिर आगे आपको कभी दिक्कत नहीं होगी साइंस में। ओके, ये 6th क्लास, ये 9th क्लास की हो गई आपके। इसके बाद में आपको दिखा होगा 10th क्लास की NCERT साइंस, ये देख सकते हैं 10th क्लास की है, जिसमें ये भी रासायनिक अभिक्रियाएँ हो गई। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, कैसे रासायनिक अभिक्रिया को है ना लिखते हैं इनको, है ना, ये सब भी पूछ लेते हैं। तीर लगा के कहा उत्पाद, अभिकारक, उत्पाद, ये सब है ना, तो वो इसी से क्वेश्चन आते हैं। सभी रासायनिक अभिक्रियाएँ पूछ लेते हैं। उपचयन, अपचयन हो गया, अम्ल, क्षार, लवण हो गया, इसके बारे में pH मान हो गया, ये देख सकते हो प्लास्टर ऑफ पेरिस और ये सब है ना, ये अभिक्रियाएँ बहुत क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। धातु अधातु के बारे में कैसे इनकी प्रकृति होती है, कैसे अभिक्रियाएँ करती हैं, कौन कौन सी अभिक्रिया, मिश्र धातु के बारे में दिया है, संक्षारण दिया है। ओके, ये कार्बन और उसकी यौगिक है, यहाँ से क्वेश्चन। तो पूरा NCERT से ही साइंस आता है, आपको इधर उधर से फालतू में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है ना। NCERT वगैरह अच्छे से कर लोगे तो साइंस कहीं अलग से नहीं आती है। ये देख सकते हैं दर्पण सूत्र, लेंस सूत्र, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ओके, ये प्रकाश का परिकीर्णन हो गया, इलेक्ट्रिसिटी से, पूरा का पूरा साइंस इसी से है भाई। देखो कार्य, ऊर्जा, समय, ये सब हो जाएंगे। जल्दी में दिखाने में मैं दिखा गया, तो ये अपना साइंस के लिए हो जाएगा। तो आप इतना कर लोगे। मैं साइंस के लिए अभी बता दूं आपको कि ज़्यादा टाइम तो नहीं है, इतना सब कर सकते हैं आप। लेकिन यदि करना चाहें तो 9th और 10th क्लास का यदि आपने नहीं भी पढ़ा है तो 9th 10th का 1 महीने में आप इसको कंप्लीट करके, क्योंकि क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं। लेकिन क्वेश्चन को आपको समझने के लिए 6th से 8th क्लास तक की भी आपको साइंस पढ़नी पड़ेगी, तब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ओके, क्योंकि थोड़ा थोड़ा पीछे दे के रखा है और फिर उसके बेस पे फिर आगे उन्होंने जो बुक में दिया है आप उसको समझने लायक हो जाएंगे। क्योंकि आपने 10th और 12th कंप्लीट कर चुके हैं, साइंस वगैरह से किए, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सीधा 9th और 10th क्लास का साइंस का NCERT पढ़िए बस। ये कंप्लीट हो जाने के बाद फिर आप आइए कहते हैं ये बुक, बस ये 2 बुक कर लिए। एक हो गया अपना साइंस का NCERT, और उसके अलावा फिर है अपना क्या, NCERT होने के बाद फिर है अपना साइंस का YTC यूथ कंपटीशन टाइम्स का PYQ, जिसमें पिछले 4-5 साल के सभी क्वेश्चंस रहेंगे चैप्टर वाइज। आप देख सकते हैं, ये है अपना, देख सकते हैं यूनिट एंड मेजरमेंट, ये अपना फिजिक्स हो गया। इसमें यूनिट एंड मेजरमेंट, यांत्रिकी में अपना कार्य, ऊर्जा, द्रव्यमान, शक्ति, ये सब प्रैक्टिस करने के बाद आपको पता चल जाएगा। चूँकि मैं ये सब देख रहा हूँ, ये सब देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं। तो फिर से आपको टाइम रहता है तो एक NCERT को एक बार फिर से पढ़ेंगे तो तब आपको एक्चुअल में समझ में आएगा कि हाँ हम पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन इसमें से बन रहे हैं हूबहू इसी में से। तो ये आप सब देख सकते हैं, है ना। इसके बाद में ये केमिस्ट्री है और ये जीव विज्ञान बायो है, जिसमें आप देख सकते हैं कोशिका, ऊतक, अनुवांशिकी में आप पढ़ेंगे, वर्गीकरण पढ़ेंगे, जंतु, मानव शरीर, विटामिन, प्रोटीन, खनिज, यह सब पढ़ेंगे। इसमें आप देख सकते हैं, चूँकि ये तो मेरा पुराना वाला बुक है, 2024 का है, YTC यूथ कंपटीशन टाइम्स का, तो 2024 का है। तो उस टाइम तक जो साइंस के क्वेश्चंस आए थे जिन भी एग्जाम में, तो देख सकते हैं आप ये NTPC 2019, ग्रुप डी 2019, है ना, NTPC 2019, JEE 2018, कांस्टेबल, RPF 2018, RPF SI 2018, ये सब क्वेश्चन इसने कवर किए थे। और भी पहले के क्वेश्चन कवर किए हैं। ओके, क्योंकि अभी अपडेटेड आ गया होगा, क्योंकि अभी हाल ही में ये ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ, टेक्नीशियन की 2 बार एग्ज़ाम हुए, है ना, और भी 2022 वाला भी एग्ज़ाम हुआ है इसका, जो कि नहीं दिया हुआ है ना, ग्रुप डी का। तो ये सब अपडेटेड होकर अभी आ गया होगा, तो ये सब आप कर लेंगे। इसमें आप एक एक क्वेश्चंस को टारगेट बना के डेली कितना पेज आप उसको कवर करना चाहते हैं, है ना, या फिर एक टॉपिक के हिसाब से भी पढ़ सकते हैं। इसको एक बार आप अच्छे से कर लोगे तो आपको कोई भी एग्ज़ाम रहेगा उसमें आप पे साइंस बनेगी ही बनेगी। क्योंकि ये जो है ना, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन भी बहुत सारे दिए हुए हैं। ये 832 टोटल पेज है, और आप देख सकते हैं बहुत सारे इसमें क्वेश्चन रहते हैं। एक पेज में लगभग 8-10 क्वेश्चन है, उसके बारे में उन्हें दे के भी रखा है अच्छे तरीके से, है ना। तो ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें रिपीटेड है, जैसे कि आप देखेंगे, जैसे सेम क्वेश्चन आपको दिखाओ। ये 100वां क्वेश्चन आया, 5.5 किलोवाट घंटा इज इक्वल टू क्या होगा, 5.6 किलोवाट हावर इज इक्वल टू कितना होगा, है ना, 4.6 किलोवाट हावर इंटू कितना होगा, 2 किलोवाट हावर इंटू कितना होगा इज इक्वल टू। तो ये एक का आपको प्रोसेस पता चल गया तो आप सभी को आराम से निकाल सकते हैं। ओके, क्योंकि बाकी एक प्रोसेस आप देख सकते हैं कि किलोवाट घंटा को कैसे आप जूल में बदल सकते हैं। तो ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें रिपीटेड है। रिपीटेड बोले तो एक दूसरे से रिलेटेड है ना। जैसे एग्ज़ाम होते नहीं, कितनी सारी शिफ्ट में होते हैं, तो सेम पैटर्न रखने के लिए वो थोड़ा भी क्वेश्चन को थोड़ा ही घुमाते हैं, उसके लिए सेम ही क्वेश्चन रहते हैं। तो ये आप एक एक चैप्टर को यदि अच्छे से कर लेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे कि किस क्वेश्चन में क्या पूछना चाहता है,
क्या इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ना चाहिए। ओके, तो ये अपना साइंस के लिए बस इतना बहुत ज़्यादा है, ये एनसीईआरटी और ये वाईटीसी का बुक। उसके अलावा अभी बात करूँ मैथ का, और ये सब है, ये आपको पता है। उसके अलावा डेली आपसे बोलता हूँ, डेली आप एक क्या लगाइए, एक मॉक टेस्ट लगाइए, एक मॉक टेस्ट लगाइए टेक्स्ट बुक पे। उसके अलावा जहाँ भी आपको लगाना है, तो एक जो है मॉक टेस्ट लगाएं, और उसका डेली 1 घंटे, कम से कम 1 घंटे उसका एनालिसिस करें। एनालिसिस इसका करें अच्छे से, क्योंकि एक जो आप टेस्ट लगाते हो 1 घंटे 1.5 घंटे में, 1.5 घंटे में जो एक टेस्ट लगाते हैं, मैन आपने वो उसमें 1.5 घंटा जो टाइम दिया है ना, और आपका क्वेश्चन पे जो अटैम्प्ट करते टाइम आपका ध्यान क्वेश्चन पे गया है उसके बारे में, तो इसको और क्या इसमें सही कर सकते हैं, क्या अपनी कमजोरी है, किस में ज़्यादा टाइम लग रहा है, ये सब आप इसको एनालिसिस करके अपना हर मॉक टेस्ट में अपना सुधार सकते हैं स्कोर। तो आपको बता दूं, मैथ में, तो मैथ के लिए आपने पढ़ ही रखा हो, जैसे कि मैथ में कोई लोग पढ़ के रखे होंगे, ऑफलाइन भी पढ़ के रखे होंगे, ऑनलाइन भी पढ़ते होंगे। तो मैथ में बहुत सारा आपको सभी को पता ही है, कॉम्पिटिशन का तैयारी कर रहे हैं, तो मैथ वैसे भी अभी ज़्यादा कठिन नहीं पूछी जा रही। जो 2022 में जो हमने एग्जाम दिया था मैथ का, उसमें बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन आते थे। ग्रुप डी में भी बहुत टफ क्वेश्चन आए उस टाइम पे, आप देख सकते हैं। टाइम एंड वर्क का मैं जब भी उसमें क्वेश्चन देखा हूँ, टाइम एंड वर्क वगैरह, प्रॉफिट लॉस वगैरह, इतना ज़्यादा मतलब डीप क्वेश्चन पूछे हैं कि उसमें आप देख सकते हैं कि टाइम एंड वर्क में हमें फ्रैक्शन में वैल्यू आती थी, वो टाइम भी दे के रखते थे फ्रैक्शन में, जो कि आराम से आप उसको टोटल वर्क नहीं मान पाते थे। हालांकि प्रैक्टिस करके वो भी आ जाते थे सब। तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा टफ पूछे जाते हैं। अभी जो एग्ज़ाम पूछते हैं उसमें आप 25 नंबर का यदि आ रहा है तो 22 नंबर तक आराम से आप कर सकते हैं, यदि अच्छे से आपने प्रैक्टिस की हुई है। डेली आप एक मॉक टेस्ट लगाइए, इसमें एनालिसिस करिए, तो आराम से आपसे मैथ होएगा। बाकी मैथ के लिए भी आप चैप्टर वाइज भी पढ़िए, और चैप्टर वाइज भी आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, और उसके अलावा सेक्शन मॉक टेस्ट भी लगा सकते हैं, सेक्शन वाइज, जो भी आपका वीकनेस है। मैथ के लिए आपको बोलूँगा कि आप केवल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाइए और उनको एनालिसिस करिए। यदि आपका कोई चैप्टर कमजोर है तो यूट्यूब पर आप इधर से देखिए, या जहाँ भी आपको ठीक लगे वहाँ से आप कर सकते हैं। साइंस में आपको बता ही दिया है। अवेयरनेस की बात की जाए तो करंट अफेयर अपना 1 साल का पूछता है, जिसमें आप मेन चीज़ों पे ध्यान दीजिए। जैसे फर्स्ट हो गया, जैसे आप अपॉइंटमेंट वगैरह हो गया, ठीक है। अपॉइंटमेंट मतलब नियुक्तियाँ हुई हैं 1 साल में जितनी भी इंपॉर्टेंट, और इसके साथ में अपना कौन वर्तमान में कौन क्या है, ठीक है। वर्तमान में जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, इस टाइप से। दूसरे नंबर पर 1 साल में जो भी अवार्ड मिले हैं, इंपॉर्टेंट अवार्ड मिले हैं, उसमें से सब अवार्ड तो पढ़ना ही है। जैसे नोबेल अवार्ड पढ़ा, उसके बाद में बहुत सारे अवार्ड साल में मिलते हैं। राष्ट्रपति द्वारा भी पद्म अवार्ड मिलते हैं, जिसमें आपको पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्म श्री, इस टाइप से मिलते हैं। और इसके अलावा आप मैं ये सब अवार्ड पढ़ने के बाद बहुत सारे अवार्ड मिलते हैं। उसके अलावा एक स्पोर्ट अवार्ड हो गया, स्पोर्ट्स में अवार्ड मिलते हैं, और एक फिल्म जगत में मिलते हैं। यहाँ से भी इंपॉर्टेंट इधर से तो आता ही आता है, और ये सब भी आते हैं अवार्ड। थर्ड नंबर पे आप जैसे युद्धाभ्यास होते हैं मिलिट्री वगैरह के, है ना, नेवी के, इन सभी के युद्धाभ्यास होते हैं विभिन्न देशों के साथ, और जो अभ्यास अपने भारत में आयोजित होते हैं उनको भी आप याद रख सकते हैं, है ना। अपॉइंटमेंट अवार्ड हो गया, है ना, युद्धाभ्यास हो गया, और बहुत सारे आप देख सकते हैं इसमें, है ना। और उसके बाद आपको बता दूं, देखिए मैंने नोट करके रखा है ना। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। नंबर 4 पे आप देख सकते हैं कि सूचकांक जो इंडेक्स है ना, इंडेक्स एंड रिपोर्ट, यहाँ से तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ये होता भी बहुत सारा है। बहुत सारे इंडेक्स होते हैं, बहुत सारी रिपोर्ट्स आती हैं साल भर में, वो सभी आप पढ़ सकते हैं। फिर 5वें नंबर पर आप देख सकते हैं स्पोर्ट्स अवार्ड अलग से। उसके बाद में आप देख सकते हैं करंट स्कीम मतलब विभिन्न राज्यों के द्वारा जो स्कीम आती है। उसके बाद बुक्स एंड राइटर, है ना, विभिन्न डे एंड थीम्स। उसके बाद में इसरो के बारे में, DRDO के बारे में, है ना। तो विस्तृत सिलेबस आपका नोटिफिकेशन में दिया गया है, उसको देख के भी आप तैयारी कर सकते हैं। तो इस तरीके से यदि इसको इसमें से आपको जो ठीक लगे उसको आप फॉलो करिए, और जो भी सजेशन हो इस वीडियो में आप कमेंट कर सकते हैं, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और मिलते हैं आगे की वीडियो में। और अभी इस हफ्ते जो है इसका ग्रुप डी का इस बार जो एग्ज़ाम दिए थे उसका रिजल्ट आने वाला है, तो फिजिकल की भी जिसका एग्ज़ाम निकलने वाला है वो सभी फिजिकल की तैयारी करते रहिए। मैं तो अभी नहीं कर पा रहा हूँ फिजिकल वगैरह की तैयारी, देखूँगा। और मैंने GDC वगैरह का भी इधर का भरा है, तो फिर से ग्रुप डी में जाने का तो नहीं सोच रहा हूँ, लेकिन फिर भी करूँगा, देखूँगा आगे क्या होता है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।